स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, आइए आज हम बीए थर्ड ईयर के सल्तनत काल के बारे में चर्चा करेंगे। बीए थर्ड ईयर का टॉपिक है ये, क्लास लिख दे रहे हैं बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर तो सल्तनत काल के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में हमने आपको गुलाम वंश के बारे में बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैक में जाते हैं। जब गुलाम वंश का जो ये कहें कि कैकुबाद का शासन का टाइम होता है, कैकुबाद के समय में जो खिलजी वंश का संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका उत्कर्ष होता है कैकुबाद के समय में। ये गुलाम वंश का शासक होता है। कैकुबाद ने ही इसे समाना से बुलाकर बरन का सूबेदार बना दिया। समाना से इसको बुलाकर बरन का सूबेदार बनाया। बरन का सूबेदार बनाया इसे। सूबेदार, बरन का सूबेदार इसे बनाता है और इसको एक उपाधि देता है। उपाधि कौन सी उपाधि देता है? तो शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की उपाधि देते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो आप बता सकते हो कि शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो कैकुबाद ने। कैकुबाद ने ही जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया हमारा। चलिए अब जब कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है तो कैकुबाद के मरने के बाद अगला जो शासक होता है कयूमर्स के संरक्षक के बहाने इस कयूमर्स का संरक्षक बन जाता है। उसके बाद कयूमर्स की हत्या करके इसने सिंहासन सत्ता पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम होता है खिलजी वंश। ठीक है, तो आइए खिलजी वंश के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। इसके शासन का टाइम अगर बात की जाए, पूरे खिलजी वंश के शासन की टाइम की बात की जाए तो 1290 से लेके 1320 तक होता है। 1290 से लेके 1320 तक ये पूरा टाइम होता है खिलजी वंश का। लेकिन अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन का टाइम होता है वो होता है आपका 1290 से लेके 1296। 1290 से लेके 1296 का जो टाइम होता है ये जलालुद्दीन खिलजी का टाइम होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की। जब ये शासन सत्ता पर आसीन होता है तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि ये चूंकि जब शासन सत्ता पर आसीन होता है तो इसकी उम्र 70 वर्ष की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासन सत्ता पर आसीन हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी? अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। जब ये शासन सत्ता पर आसीन होते हैं तो इसकी उम्र 70 वर्ष थी। चूँकि इसकी उम्र 70 वर्ष थी इसीलिए ये इसके बारे में बर्नी ने कमेंट किया। बर्नी ने लिखा कि ये इतना उदार शासक था, ये इतना ज़्यादा उदार शासक था, इसीलिए कहा कि ये एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता था।
अगर ये पूछा जाए कि किसने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कमेंट किया कि ये इतना उदार शासक था कि एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता था, तो ये बर्नी ने कहा था। किसने कहा था? तो बर्नी ने। बर्नी एक इतिहासकार है, तो बर्नी ने ही ये कमेंट किया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने भारतीयों को भी शासन सत्ता पर ऊंचे पद प्रदान किए। भारतीयों को भी इसने शासन सत्ता पर ऊंचे पद प्रदान किए और हिंदुओं के प्रति भी इसने एक अच्छी नीति का पालन किया, उदार नीति का पालन किया। और इसके बारे में तो कहा जाता है एक बार का उल्लेख मिलता है। उस समय जो है अहमद शक ने हिंदुओं के बारे में बताया, उनसे कहा कि उनके जो है उनकी संपत्ति को छीन लिया जाए, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाए। जब इसके बारे में ऐसा करता है तो जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा करने से इसे मना कर दिया था। तो ये जानती रहिएगा, ये इस बात का परिचायक है कि जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति का पालन किया था। ठीक है, इसके समय का, जलालुद्दीन खिलजी के समय का जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, तो उन प्रमुख विद्रोहों में पहला इसके समय का जो प्रथम विद्रोह होता है, पहला विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो पहला विद्रोह होता है वो होता है मलिक छज्जू का। मलिक छज्जू का प्रथम विद्रोह होता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस विद्रोह पे चलते हैं। ये जान लें कि अगर पूछा जाए कि पूरे सल्तनत कालीन में, जैसे सल्तनत कालीन में कई सारे वंश थे, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा होता है लोधी वंश। ये 5 वंश होते हैं। तो सल्तनत कालीन राजवंश में सबसे कम समय तक किसने शासन किया है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छूट रहा था तो मुझे लगा नहीं इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो ये जान लीजिएगा, अगर ऐसा पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन राजवंशों में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया, अगर ऐसा कहा जाता है तो ये जानती रहिएगा खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, मात्र 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक, मात्र 30 वर्ष तक इसने शासन किया है, 1290 से लेकर 1320 तक। तो सबसे कम समय तक शासन की बात अगर की जाएगी कि सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे कम समय तक शासन किसने किया है, तो हो जाएगा खिलजी वंश। और अगर सबसे अधिक समय की बात की जाए कि सल्तनत कालीन राजवंश में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जान लीजिएगा कि तुगलक वंश। किसने? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तुगलक वंश के शासन का टाइम अगर आपको देखना हो, देखिए मैच करा के आप बता सकते हो। तो इसके शासन का टाइम है 1320 से लेकर 1414। अब आप निकाल सकते हो इसके शासन का टाइम, कितने वर्ष तक इसने शासन किया। तो ये जानते रहिएगा, अगर सबसे कम समय पूछता है तो हो जाएगा खिलजी वंश, और सबसे अधिक समय पूछता है तो हो जाएगा तुगलक वंश। अब आइए आगे चलते हैं। विद्रोह की बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में सबसे पहला विद्रोह किसका होता है, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो पहला विद्रोह हुआ है वो मलिक छज्जू का विद्रोह होता है, जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, बलबन का भतीजा था। बलबन, ठीक है, बलबन का भतीजा, ये बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू। और ये कहाँ का सूबेदार था? तो कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था। और सबसे पहला विद्रोह इसी का होता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी स्वयं जाता है और अपने साथ अपने बड़े पुत्र खान खाना और छोटे पुत्र अरकली खां को भी साथ लेके जाता है। और ये कहा गया कि इस युद्ध में जो है मलिक छज्जू
अपने बहुत सारे साथियों के साथ बंदी बना लिया जाता है। और जब बंदी बना लिया जाता है तो बंदी बनाने के बाद इसे फटे चिटे कपड़ों में, गंदे कपड़ों में जो है बादशाह ये सुल्तान के सामने यानी जलालुद्दीन खिलजी के सामने, सुल्तान के सामने इसे प्रस्तुत किया गया। जब सुल्तान के सामने इसे प्रस्तुत किया गया तो सुल्तान ने जब इसको फटे चिटे कपड़ों में, गंदे कपड़ों में देखा तो देखकर बड़ा द्रवित हो जाता है, बड़ा भावुक हो जाता है। और भावुक होने के बाद इसको और इसके साथियों को छोड़ देता है और यहाँ की सूबेदारी यानी कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तो कड़ा मानिकपुर की, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मलिक छज्जू को पराजित करने के बाद कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी किसे दी गई, तो ये जानते रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसे दी गई कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी, तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है इसलिए जानती रहिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसके समय का जो अगला विद्रोह होता है वो होता है ठगों का विद्रोह होता है। और जो दिल्ली के आसपास ठगों का विद्रोह, ठीक है, ठगों का विद्रोह होता है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये ठग लोग निवास करते थे, इनका विद्रोह होता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इनके विद्रोह को दबाया, ठगों के विद्रोह को दबाया। उसके बाद षड्यंत्रकारी अमीरों ने विद्रोह किया। षड्यंत्रकारी अमीरों, षड्यंत्रकारी अमीरों का विद्रोह होता है। षड्यंत्रकारी अमीरों ने विद्रोह इसके खिलाफ किया और उन्होंने जब रणथंभौर अभियान से ये वापस आ रहा था तो उसी समय जो है इसके खिलाफ अमीरों ने एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रच के इन लोगों ने क्या किया कि ताजुद्दीन कूची को जो है, ताजुद्दीन कूची को सुल्तान बनाने का प्रयास किया। और जब इस सुल्तान बनाने का एक षड्यंत्र रचा तो जब ताजुद्दीन कूची के बारे में ये खबर मिल जाती है, जलालुद्दीन खिलजी को हो जाती है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी को हो जाती तो बड़ी फटकार लगाई जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरों को। तो अमीरों ने क्या किया कि चटुकारुतापूर्ण व्यवहार करके जलालुद्दीन खिलजी को प्रसन्न कर लिया। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने मात्र 1 वर्ष के लिए इनको दरबार से निष्कासित कर दिया था। मात्र 1 वर्ष के लिए दरबार से निष्कासित किया था, ये जानते रहिएगा। 1 वर्ष के लिए इनको दरबार से निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो किसको सुल्तान बनाने का प्रयास किया था, ये नाम याद रखिएगा, ताजुद्दीन कूची को। ताजुद्दीन याद रखिएगा, कूची, ताजुद्दीन कूची को इन्होंने सुल्तान बनाने का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला विद्रोह जो होता है इनके समय का, जलालुद्दीन खिलजी के समय का जो अगला विद्रोह होता है वो होता है सीदी मौला का विद्रोह। किसका होता है, तो सीदी मौला। ईरान का एक संत होता है, ईरानी संत होता है जिसका नाम होता है सिद्दी मौला। सिद्दी मौला, सीदी मौला का विद्रोह होता है। एक ईरानी संत होता है सीदी मौला, और सीदी मौला के बारे में ये कहा जाता है कि इसका प्रभाव सुल्तान के बड़े लड़के खान खाना के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। खान खाना, और खान खाना के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है।
और इसने जो है हाथिया पायक और निरंजन कोतवाल की सहायता से, पहला हाथिया पायक और दूसरा निरंजन कोतवाल। हाथिया पायक और निरंजन कोतवाल की सहायता से ये शासन सत्ता पर अधिकार करना चाहता था। जब इस बात की खबर सुल्तान को होती है तो सुल्तान ने इसका बिना अपराध जाने ही इसके लिए अरकली खां को नियुक्त किया। अरकली खां को इसके विरुद्ध नियुक्त किया और अरकली खां ने इसे हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया। अगर ये पूछा जाए कि किसको हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था तो वो सीदी मौला। अभी तक की जो जलालुद्दीन खिलजी की नीतियां रही हैं वो सभी उदार नीतियां रही हैं, लेकिन सीदी मौला के खिलाफ इसने कठोर नीति का पालन किया और अपने पुत्र अरकली खां के द्वारा इसको हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था तो सीदी मौला को। किसने सीदी मौला को, दूसरा क्वेश्चन, किसने सीदी मौला को हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया था तो हो जाएगा अरकली खां। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये जानते रहिएगा दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला मंगोलों का विद्रोह। मंगोलों का विद्रोह, ठीक है। मंगोलों, ये कहा जाए जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमणकारी था वो कौन था? वो अब्दुल्ला खां था। कौन था? तो अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां था मंगोल आक्रमणकारी, अब्दुल्ला खां था। तो अब्दुल्ला खां ने जलालुद्दीन खिलजी के समय में अब्दुल्ला खां ने इसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में अब्दुल्ला खां पराजित हो जाता है और बाद में दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और संधि के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला खां के पुत्र उलूग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दोनों के बीच में जो है एक अच्छा संबंध हो जाता है। और उसके बाद जो है उलूग खां के नेतृत्व में बहुत सारे मंगोलों को इसने जो है दिल्ली में बसाया और जिस स्थान पर इसने दिल्ली में इन लोगों को बसाया वो स्थान आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि और इनको, चूंकि जिनको दिल्ली में मंगोलपुरी में बसाया गया और ये लोग नवीन मुसलमान कहलाए। कौन से मुसलमान कहलाए? तो ये जानते रहिएगा, नवीन मुसलमान, ठीक है, नवीन मुसलमान कहलाए ये लोग, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को जिस स्थान पर बसाया उस स्थान का क्या नाम था? तो मंगोलपुरी, ठीक है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो इसका पहला आक्रमण होता है वो होता है रणथंभौर के खिलाफ। किसके खिलाफ होता है? तो रणथंभौर के खिलाफ होता है। सैन्य कार्यवाही किसके खिलाफ करता है? तो रणथंभौर। रणथंभौर के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करता है और यहाँ का जो शासक होता है रणथंभौर का वो होता है हमीर देव।
हमीर देव। रणथंभौर एक अजय दुर्ग था और इस दुर्ग को जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अभियान किया और ये कहा जाता है कि कई महीने घेरा डाले रहा, लेकिन जो है यहाँ कोई सफलता नहीं मिल पाती। अंततः इसने अपना घेरा यहाँ से उठा लिया और वापस आने लगा। तो वापस आते हुए इसने कहा कि जो है ऐसे दुर्ग को जीतने मैं अपने जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके एक बाल के बराबर ऐसे कई सारे किलो को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इनकी कीमत हमारे मुसलमान भाइयों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो इस तरीके से इसने कमेंट किया और वापस चला आता है। रणथंभौर का जो अभियान होता है ये सफल अभियान इसका नहीं होता। और उसके बाद इसी के समय में भिलसा अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर अभियान किया और भिलसा के बारे कहा जाता है कि यही भिलसा अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी यानी दक्षिण भारत की संपत्ति के बारे में सुना था। दक्षिण भारत की संपत्ति के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने यही भिलसा आक्रमण के दौरान जब सुना था, तो उसके बाद इसने एकमात्र चंदेरी को जीतने की अनुमति मांगी। किसको? चंदेरी। एकमात्र चंदेरी को जीतने की अनुमति मांगी और उसके बाद इसने चंदेरी को जीतने की अनुमति मांगी और देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय में दक्षिण भारत में पहला आक्रमण हुआ था? तो हो जाएगा, शासक की बात करेगा तो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और किसने किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शासक अलग होगा। ये थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन अलग हट के बन रहा है और इसको जान लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर होगा। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था, तो सुल्तान का नाम हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और किस सेनापति ने किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने किया और शासक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी होता है। तो जब इसने देवगिरी के खिलाफ अभियान किया तो इसने एक षड्यंत्र रचा और ये कहा कि ये अपने चाचा से नाराज है। तेलंगाना में अपने चाचा से नाराज होकर तेलंगाना में नौकरी के लिए जा रहा था। तो रास्ते में किसी ने इसे रोका टोका नहीं और जाने दिया। जब ये काफ़ी करीब पहुंच जाता है उसके बाद जो है इसने अचानक में आक्रमण कर दिया और देवगिरी में ये अफवाह फैला दी कि ये तो सेना की एक छोटी सी टुकड़ी है, अभी हमारी 20,000 की फौज जो है दिल्ली से आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अफवाह फैला दी और अफवाह फैलाने के बाद इसने जो है जब देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में ये कहा जाता है रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद उससे संधि करता है। इसी दौरान जो रामचंद्र देव का पुत्र था, रामचंद्र देव, ये देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव। ये देवगिरी का यादववंशी राजा होते हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने इसके साथ संधि कर ली, लेकिन तभी तक जो है इसका पुत्र जो होता है शंकर देव। कौन होते हैं? तो शंकर देव, इसका पुत्र होता है शंकर देव। शंकर देव किसी अभियान पर गया हुआ था और तब तक जो है ये वापस आ जाता है और वापस आने के बाद इसने उस संधि को स्वीकार नहीं किया और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आक्रमण कर देता है। दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी लगभग जैसे ही पराजित होने वाला होता है तभी अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग जलेरी के नेतृत्व में 1000 की फौज अपने दुर्ग में ही छोड़ रखी थी और वो नुसरत जलेसरी ने
जलेसरी, जानते रहिएगा इस नाम को। जलेसरी के नेतृत्व में 1000 की फौज इसने छोड़ रखी थी, 1000 की सेना पहले ही छोड़ रखी थी। तो नुसरत जलेसरी के नेतृत्व में तब तक 1000 की जो फौज थी वो वहाँ पहुँच जाती है। और इस नुसरत जलेसरी के नेतृत्व में आई हुई 1000 फौज को शंकर देव ने दिल्ली से आने वाली 20,000 की सेना समझ लिया और इसीलिए इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और अब की जो संधि करता है अलाउद्दीन खिलजी वो और कठोर संधि करता है। तो इस प्रकार यहाँ से इसको ढेर सारा अलाउद्दीन खिलजी को सोने चांदी वगैरह बहुत सारे उपहार वगैरह मिलते हैं। और बर्नी ने तो इसके बारे में ये भी कहा है कि यही सब जो सारा धन इसको मिलता है बाद में यही सारा धन जो है दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने में इसके लिए जो है सहायक सिद्ध हुआ। अब जब इस बात की खबर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की खबर जब जलालुद्दीन खिलजी की होती है तो जलालुद्दीन खिलजी से अहमद चप ने इस संपत्ति को अलाउद्दीन खिलजी की संपत्ति को रास्ते में ही छीनने का सुझाव दिया। ये पूछा जाएगा आपसे कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी की जो प्राप्त संपत्ति को रास्ते में ही छीनने का सुझाव किसने दिया था? तो अहमद चप ने। अहमद चप, इसका नाम जानते रहिएगा। किसने रास्ते में ही संपत्ति छीनने का सुझाव दिया था? तो अहमद चप ने ही इसको सुझाव दिया कि जो देवगिरी से लूट की संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी पाया है इसको रास्ते में ही छीन लिया जाए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इससे इनकार कर दिया और बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्तमास बेग, इसकी एक उपाधि होती है उलूग खां। अपने भाई अल्तमास बेग से इसने भिजवा दिया जलालुद्दीन खिलजी के पास कि अपने इस कृत्य से जो है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी दुखी है, निराश है और वो जलालुद्दीन खिलजी के सामने नहीं आना चाहता और वो अगर जलालुद्दीन खिलजी उसे क्षमा नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस प्रकार का इसने एक षड्यंत्र रचा और जलालुद्दीन खिलजी इस षड्यंत्र में फंस जाता है पूरी तरीके से। और इसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान से मिलना चाहता है लेकिन वो डर रहा है और वो कह रहा है कि सुल्तान नियतखा होकर आए और अपने साथ सेना नहीं लाए, नहीं तो ये भाग जाएगा और आत्महत्या कर लेगा। सुल्तान बड़ा भावुक हो जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा और दामाद दोनों था, तो इसलिए जो है ये बड़ा भावुक हो जाता है और इससे मिलने के लिए ये जब चला तो ये कहा गया कि ये अपने साथ कुछ सरदारों को, चुने हुए सरदारों को अपने साथ लेता है। लेकिन अल्तमास बेग इससे जब ये नाव के माध्यम से आता है और जब ये इसके पास पहुंचता है तो थोड़ी दूर पर ही अल्तमास बेग ने इससे कहा कि आप हथियारों को यहीं पे रख दीजिए, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी जब हथियारों को देखेगा तो डर जाएगा और डर के हो सकता है भाग जाए, आत्महत्या कर ले। तो इसलिए जो है जलालुद्दीन खिलजी ने हथियारों को रख दिया और बिना कोई हथियार लिए निहत्था इससे मिलने के लिए जब गया और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया तो वैसे ही जो है पीछे से किसी ने इसकी छुरा घोंपकर हत्या कर दी। और ये कहा गया इख्तियारुद्दीन बुद्ध नामक एक व्यक्ति होता है, उसी ने जो है जलालुद्दीन खिलजी का सर काट लिया और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। और सल्तनत काल में उदारता पूर्वक शासन करने वाला बड़ा ही उदार शासक ये जलालुद्दीन खिलजी था और यही इसकी उदारता इसके पतन का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार जो है जलालुद्दीन खिलजी का अंत हुआ। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये कहा गया कि जो जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को शासक बनाया और रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को जब ये शासक बनाता है तो रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को शासक बनाता है और इसी बात से जो है इसका जो बड़ा लड़का होता है अरकली खां, जो मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों में की जिम्मेदारी देखता था, वो इसी बात से नाराज हो जाता है
और नाराज होने के बाद वो मुल्तान से वापस नहीं आता। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और जब इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो इस आक्रमण से डर कर जो है इब्राहिम खां भाग जाता है और दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अरकली खां मुल्तान में ही रहा, वापस नहीं आया। इस प्रकार जो है जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक होता है वो कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक जो होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासन की बात की जाए तो इसके शासन का जो टाइम है वो है 1296 से लेके 1316 तक। 1296 से लेके 1316 तक है। और इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी जो उपाधि होती है उपाधि, तो इसकी उपाधि द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। या सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? तो सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और इसकी अन्य उपाधि, अमीर खुसरो ने इसे कई सारी उपाधियों से नवाजा है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पहली बार एज दरबारी कवि के रूप में नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही अमीर खुसरो की पहली बार एज दरबारी कवि के रूप में नियुक्ति होती है। ठीक है, एज दरबारी कवि के रूप में पहली बार अमीर खुसरो की नियुक्ति किसके समय में हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार सिविल में भी आया हुआ प्रश्न है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न पर विशेष फोकस करिएगा। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आविष्कारक, कव्वाली की नवीन शैली का जन्मदाता, ईमान, जिल्फ, साजगरी जैसे रागों का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ये जानते रहिएगा अमीर खुसरो के बारे में। इसने कई सारे ग्रंथ लिखे जैसे खजाइनुल फुतूह, मिफ्त उल फुदू, आशिकी, तुगलकनामा, पंकगंज, आज इसकी कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो एज दरबारी कवि के रूप में इसी के समय में नियुक्ति होती है। तो अमीर खुसरो ने भी इसे कई सारी उपाधियों से नवाजा, जैसे विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, सदैव खलीफा, सदैव खलीफा, आज बहुत सारी इसकी उपाधियां होती हैं, ये जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि सदैव खलीफा किसे कहा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि सदैव खलीफा अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? सदैव खलीफा। तो सदैव खलीफा अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, इसी की उपाधि थी सदैव खलीफा। और विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ठीक है, ये सारी उपाधि किसकी है? तो ये भी पूछा गया है, तो ये जानते रहिएगा
अलाउद्दीन खिलजी की ये सारी उपाधियाँ हैं, ठीक है। तो इसकी दो नवीन योजनाएं होती हैं। इसकी दो नवीन योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इसको जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, अगर अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो ये जानते रहिएगा अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली एवं गुरशास्प था। अली एवं गुरशास्प, ठीक है, ये इसका मूल नाम था। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लगे हाथ बता दिया, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो आप ये नाम बता सकते हो, ठीक है। हाँ, शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सामने कई तरह की परेशानियां थी, कई तरह की इसके सामने परेशानियां थी। तो इसके समय में सबसे पहला जो विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जो सबसे पहला विद्रोह होता है वो होता है नौ मुसलमानों का विद्रोह। किसका होता है, तो नौ मुसलमानों का विद्रोह होता है, नवीन मुसलमानों का विद्रोह होता है। ये जानते रहिएगा, आपसे पूछा जाता है कि शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहला विद्रोह किसका हुआ है, तो पहला नौ मुस्लिमों का विद्रोह नौ मुस्लिमों का विद्रोह का मतलब होता है नवीन मुसलमान या नौ मुसलमानों का विद्रोह। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और बाद में जो है उलूग खां से, उसके पुत्र उलूग खां से उसने अपना वैवाहिक संबंध बनाया, अपनी पुत्री का विवाह किया और इनको दिल्ली के में ही एक जगह बसा दिया, और ये नौ मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं। ये कहा गया कि रणथंभौर अभियान के बाद जब उस अभियान से ये लोग लौट रहे थे, नुसरत खां और उलूग खां, तो रास्ते में संपत्ति बंटवारे की बात आई। तो संपत्ति बंटवारे में 4/5 का हिस्सा जो सुल्तान का होता था, तो 4/5 का हिस्सा ये उलूग खां और नुसरत खां ने मांगा, और इसी बात को लेकर जो है ये नौ मुसलमान जो मंगोल से आए हुए लोग थे, जो दिल्ली में ही बसाए गए थे, तो नौ मुसलमानों ने इसी बात को लेकर विद्रोह कर दिया। और दूसरी बात, इस विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि चूंकि इन नवीन मुसलमानों को दिल्ली में किसने बसाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था। तो जब इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया, तो इसी बात से जो है ये लोग काफ़ी नाराज रहते थे, और इसीलिए भी हो सकता है हो न हो, उसी के कारण भी इन लोगों ने विद्रोह किया हो। तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से दबा देता है। बहुत सारे नवीन मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। नवीन मुसलमानों के बाद अगला जो होता है मंगू खां का विद्रोह होता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगू खां के विद्रोह को भी दबा दिया। मंगू खां, तो मंगू खां के विद्रोह को भी अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया। इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है वो हाजी मौला का विद्रोह होता है। किसका होता है, तो हाजी मौला का विद्रोह होता है, हाजी मौला, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, हाजी मौला, आपसे पूछा जाएगा कि हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सीदी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के समय में, और हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्योंकि सीदी मौला हाजी मौला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इस बात को जानते रहिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाजी मौला का विद्रोह
किसके समय में हुआ था? तो हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ और ये इसके समय का एक भयानक विद्रोह था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को भी पूरी तरह से दबा दिया। ठीक है, इस विद्रोह को भी इसने पूरी तरह से दबा दिया। इन विद्रोहों के उन्मूलन के बाद, इन सारे विद्रोहों का जब उन्मूलन कर लिया तो ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण किसके समय में हुए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये जानते रहिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए और इस आक्रमण के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति का पालन किया? अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि मंगोलों के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक नीति का पालन किया था। कौन सी नीति का पालन किया था? तो आक्रामक नीति का पालन किया था। इस बात को जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके खिलाफ आक्रामक नीति का पालन करते हुए जफर खां और नुसरत खां को नियुक्त किया इनके खिलाफ। तो एक बार का दृष्टांत मिलता है, उसमें ये बताया चूंकि जफर खां ने मंगोलों के कई युद्धों में पराजित कर दिया था और ऐसा ही एक बार तरगी बेग के नेतृत्व में जब विद्रोह होता है मंगोलों का, तो आक्रमण होता है मंगोलों का, तो उस आक्रमण को दबाने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां, नुसरत खां, अकद खां जैसे अपने योग्य सरदारों को इसके खिलाफ नियुक्त करता है और जफर खां इसको काफ़ी दूर तक निकल जाता है। मंगोलों के खिलाफ अभियान में काफ़ी दूर तक चला जाता है और उस दूर में इसने लगभग 30 कोस तक इनका पीछा किया और जब वापस आ रहा था तो रास्ते में ही तरगी बेग ने इसकी हत्या कर दी और ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी सहायता के लिए सेना नहीं भेजी। तो हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी चूँकि इसके प्रति सशंकित भी रहता था, तो इसलिए हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके खिलाफ इसकी सहायता के लिए सेना नहीं भेजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनके खिलाफ आक्रामक नीति का पालन किया और कई सारे दुर्गों का निर्माण कराया, पुराने दुर्गों का पुनर्दुर्गीकरण किया। तो ये सारी इसकी नीतियां रही मंगोलों के खिलाफ। और अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, अगला आइए देखते हैं। अगला अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अभी तक तो इसके समय के हुए जो इतने भी सारे प्रमुख विद्रोह हुए थे, हमने इसके विद्रोहों पर चर्चा करी। अब आइए आगे इसके सैन्य अभियान पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसने जो अपने सैन्य अभियान किए हैं उसकी बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो पहला सैन्य अभियान होता है, इसका पहला अभियान होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बात को जानते रहिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात पर होता है। किस पर होता है? गुजरात। 1297-98 में इसका पहला अभियान होता है गुजरात के खिलाफ। ठीक है, ये कहा गया जो गुजरात का शासक होता है रायकर्ण।
अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा गुजरात का शासक कौन होता है, रायकर्ण। गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक था रायकर्ण। तो अलाउद्दीन खिलजी और इसका एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है माधव। रायकर्ण का मंत्री होता है जिसका नाम होता है माधव। तो माधव ने ही अलाउद्दीन खिलजी से सैन्य सहायता मांगी थी और माधव ने रायकर्ण के ऊपर ये आरोप लगाया कि इसने इसकी पत्नी को हस्तगत कर लिया है, ठीक है। माधव की पत्नी को रायकर्ण ने हस्तगत कर लिया है, ये आरोप लगाकर माधव ने अलाउद्दीन खिलजी से सैन्य सहायता मांगी और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए उलूग खां और नुसरत खां को भेजा। तो ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था, तो गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां एवं नुसरत खां, ठीक है। तो उलूग खां नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए भेजा और ये कहा गया इस आक्रमण में रायकर्ण पराजित हो जाता है और रायकर्ण ने अपनी पुत्री जो इसकी पत्नी थी कमला देवी, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। तो जब ये पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद ये दक्षिण भारत की तरफ भाग जाता है और दक्षिण भारत जब ये भागता है तो इसकी जो पत्नी होती है कमला देवी, तो कमला देवी को जो है इन लोगों ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया कमला देवी को और कमला देवी को इसको प्रधान रानी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ विवाह कर लिया और अपनी प्रधान रानी से बना देता है कमला देवी को, ठीक है। कमला देवी को ये प्रधान पत्नी बना देता है अपनी और उसके बाद जो है इसका इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है यहाँ पर और ये रायकर्ण भाग के चला जाता है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास। तो रामचंद्र देव ने इसे बरगलाना का एक छोटा सा प्रांत दे दिया और वहीं पर ये उसके बाद वहीं पर ये रहने लगता है रायकर्ण। और इसकी जो पुत्री होती है इसका नाम होता है देवल रानी, जो कमला देवी से उत्पन्न पुत्री थी जिसका नाम था देवल रानी। अगर पूछे तो ये जानते रहिएगा। देवल रानी भी वहीं इसके साथ चली जाती हैं, ये देवल रानी को लेकर अपने साथ गया हुआ था, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान किसके खिलाफ हुआ, तो गुजरात के खिलाफ होता है। कब होता है? 1297 में, ठीक है। अगला इसका सैन्य अभियान होता है वो किसके खिलाफ होता है, तो अगला इसका सैन्य अभियान रणथंभौर के खिलाफ होता है। अगला सैन्य अभियान दूसरा किसके खिलाफ होता है, तो रणथंभौर। रणथंभौर 1299 टाइम पूछे तो 1299 में इसका जो अगला सैन्य अभियान होता है वो किसके खिलाफ होता है, तो ये अगला इसका सैन्य अभियान जो होता है वो रणथंभौर के खिलाफ होता है। रणथंभौर की बात करें तो यहाँ का शासक कौन था, तो रणथंभौर का जो शासक होता है उसका नाम होता है हम्मीर देव। यहाँ का शासक होता है हम्मीर देव। और इस अभियान पर रणथंभौर अभियान पे भी उलूग खां और नुसरत खां को भेजा गया। उलूग खां एवं नुसरत खां।
इस अभियान पर भी उलूग खां और नुसरत खां को भेजा गया रणथंभौर अभियान पर। और यहीं पर सेना के निरीक्षण के दौरान गोफन द्वारा फेंके गए एक पत्थर से नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गोफन द्वारा निरीक्षण के दौरान एक पत्थर फेंकने से नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है और बाद में उलूग खां को ये पराजित कर देता है हमीर देव। ठीक है, क्योंकि नुसरत खां की मृत्यु होने के बाद सेना का जो मनोबल होता है वो डाउन हो जाता है, मनोबल इनका गिर जाता है और इसीलिए जो है नुसरत खां भी पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जब ये वापस जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी पुनः जो है रणथंभौर पर अभियान करता है और रणथंभौर पर काफ़ी दिनों तक घेरा डाले रहा, लेकिन जो है जब इसको जीत नहीं पाता तो इसका मंत्री होता है रणमल, हमीर देव का जो मंत्री होता है रणमल, तो इसका जो मंत्री होता है रणमल, इसी ने इसको धोखा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसे अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिलाने के बाद इसने दुर्ग का फाटक खुलवा लिया और फिर उसके बाद हुए इस अचानक सहसा आक्रमण में हमीर देव पराजित हो जाता है। ठीक है, और मारा जाता है। इसकी जो पत्नी होती हैं रंग देवी, इसने क्या किया, जौहर कर लिया, बहुत सारी राजकुमारियों को अपने साथ लेकर जौहर कर लेता है। तो ये पूछा जाएगा कि किसने इस यहाँ पर रणथंभौर में हमीर देव के खिलाफ विश्वासघात किया था, तो उसके मंत्री का क्या नाम था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये बताइएगा उसके मंत्री का नाम क्या था? रणमल। उसके मंत्री का क्या नाम था? तो उसके मंत्री का नाम था रणमल। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि रणथंभौर अभियान के दौरान हमीर देव का जो मंत्री था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रणमल, जिसने विश्वासघात किया था। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि हमीर देव के मंत्री का क्या नाम था जिसने हमीर देव के साथ विश्वासघात किया था? तो उसके मंत्री का नाम था रणमल। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और नुसरत खां की मृत्यु कहाँ होती है? तो यहीं पर होती है, रणथंभौर के दौरान गोफन द्वारा फेंके गए पत्थर से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको हमने आपको नहीं बताया। जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर अभियान होता है तो गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां को वहीं पर मलिक काफूर मिला हुआ था। तो मलिक काफूर जो एक हिंदू हिजड़ा था, मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खां ने इसे वहां से इसे प्राप्त किया था और इसे 1000 दिनार में, 1000 दिनार कितने में? तो 1000 दिनार होती थी स्वर्ण मुद्रा। 1000 दिनार यानी स्वर्ण मुद्रा, 1000 दिनार स्वर्ण मुद्रा में इसे खरीदा था और इसीलिए इसका एक और नाम मिलता है 1000 दिनारी। क्या कहा जाता है? तो 1000 दिनारी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर जाना जाता था। और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? किसने प्राप्त किया था? तो नुसरत खां। कहाँ? गुजरात अभियान के दौरान। तो गुजरात अभियान के दौरान ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था, लेकिन याद आया, मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ से इसे प्राप्त किया था अगर ऐसा पूछता है, तो गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां ने इसे प्राप्त किया और 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अब इसके बचे हुए जो अगला पार्ट है, आगे का जो है वो हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।